हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक बहुत ज़रूरी मुद्दे के साथ। जी हाँ, अगर आप भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ग्राहक है, आपने किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, तो आपको ये जानना होगा कि अब से IRDAI ने जो CIS होता है, कस्टमर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, उसमें पारदर्शिता और एक रूपता लाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। एक प्रपोजल ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ताकि तमाम इंश्योरेंस कंपनियां इसका पालन करें। और क्या कुछ आता है इसके अधीन, इसी पर अब विस्तार से बात करते हैं। आदर्श अग्रवाल, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, डिजिट इंश्योरेंस, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और एक बेहद अहम मुद्दे को लेकर हम आए हैं। हालांकि अभी ये प्रपोजल्स के ही फॉर्म में है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जल्द लागू भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर को इसकी उम्मीद थी और इसका इंतजार था। बात आती है CIS की, जिसको मैं चाहती हूँ कि आप बारीकी से दर्शकों को बताएं। कस्टमर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की बात हो रही है, जहां पर एक जो पॉलिसी ग्राहक है वो अपनी तमाम जानकारियां पॉलिसी लेते वक्त देता है इंश्योरेंस कंपनी को। सवाल यहां पर यह है कि अब तक हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग CIS फॉर्म हुआ करता था। अब IRDAI ने यह प्रपोज किया है कि अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो एक तो अलग अलग फॉर्म क्यों हुआ करते थे और स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के पीछे IRDAI का क्या मकसद है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कविता, आपके शो में इनवाइट करने के लिए। एंड कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो बिफोर आपके सवाल का आंसर देने से पहले मैं इसका कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। अभी जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट है दैट इज़ आल्सो ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अभी कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट सारे इंश्योरर्स के लिए सेम रहता है। द जो अंतर रहता है डिफरेंट इंश्योरेंस के बीच में वो रहता है कि उनके प्रोडक्ट के मुताबिक, लेकिन जो उसके सवाल और जवाब हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। और IRDAI जब इसमें बदलाव ला रहा है तो IRDAI इसके बदलाव लाने के पीछे IRDAI का पर्पस ये है कि जब एक कस्टमर को पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है, सो जनरली पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वेरी कर सकता है, बट लगभग 40 से 50 पेज का डॉक्यूमेंट रहता है। और किसी भी कस्टमर के लिए सारे 40-50 पेज पढ़कर सबको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट का जो उद्देश्य है, सरल एंड सीधे शब्दों में कस्टमर को एक्सप्लेन करना है कि आपकी पॉलिसी क्या कवर करती है, क्या चीज नहीं कवर करती है। और इसका फायदा ये होता है कि जब कस्टमर क्लेम लेने के लिए जाता है, तो उनको कंफ्यूजन नहीं होता है कि अगर उनका कोई क्लेम नहीं मिल रहा है या उसमें कुछ कटौती हो जाती है, तो उसका कारण क्या है। तो इसका पर्पस ये है कि अपफ्रंट कस्टमर को ये एक्सप्लेन कर दिया जाए कि आपकी पॉलिसी में ये चीज कवर है, ये चीज नहीं कवर्ड है, ताकि क्लेम के टाइम पे कस्टमर को दिक्कत नहीं हो। और जो अभी IRDAI ने नया बदलाव लाया है, उसमें IRDAI कोशिश कर रहा है कि चीजों को और सिंप्लीफाई करे और आसान करे, ताकि कस्टमर्स को समझने के लिए और आसानी हो। अ, आदर्श, आपसे मुझे अब ये समझना है कि इसको जो स्टैंडर्डाइज करने की कवायद शुरू की गई है, इसमें मुख्य बातें बहुत सारी अहम हैं। कुछ बातों को ज़रूरी आपको जमा करना होगा, जानकारी देनी होगी, लेकिन इसमें जो ग्रीवांस एड्रेसल है, मतलब जो शिकायतों का निपटारा है, उसको मेरे ख्याल से काफ़ी तवज्जो दी गई है। बात अहम इसीलिए भी है क्योंकि तमाम तरह की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां होती है, खासतौर से हेल्थ इंश्योरेंस में आदर्श देखा गया है, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। जिस भी ग्रीवांस ऑफिसर का नंबर दिया जाता है, वो नंबर अक्सर लैंडलाइन होता है और कई बार तो वो लोग उस नंबर पर उपलब्ध भी नहीं होते हैं, कई बार फ़ोन भी नहीं उठाए जाते हैं। तो कई बार ऐसे पाया गया है कि जो कंपनियां इन्फॉर्मेशन देती हैं वो भी गलत होती हैं या वो बहुत पुरानी होती हैं। अब मुझे ये बताएं विस्तार से कि जरूरी इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो कौन कौन सी है और शिकायतों का निपटारा करने को लेकर IRDAI का खास मकसद इस पूरे शीट में वो क्या है? अभी जो नई इन्फॉर्मेशन शीट आई है, इसमें 2-3 बदलाव किए हैं IRDAI ने। जैसा आपने हाइलाइट किया कि IRDAI ने बहुत इसमें इम्पोर्टेंट बताया है कि कस्टमर की कोई भी शिकायत है तो वो कहाँ पे अप्रोच करें। एंड जनरली कोई भी कंपनी कस्टमर की शिकायत को सुनने के लिए उनके पास केवल एक मीडियम नहीं होता है, उनके पास 3, 4, 5 मीडियम होते हैं। हर एक कंपनी की वेबसाइट होती है जहाँ पे जाके कस्टमर अपनी कंप्लेन रेज़ कर सकता है। एक ईमेल आईडी होता है जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का होता है, वहां पे जाके कस्टमर अपनी कंप्लेन कर सकता है। कंपनी का 24/7 कॉल सेंटर होता है, वहां पे जाके कस्टमर कंप्लेन कर सकता है। और अगर कंपनी ने अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी किसी एजेंट के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदी है, तो कस्टमर उनको भी अप्रोच कर सकता है अपनी बात जाहिर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को। तो इन नई गाइडलाइन में एक तो IRDAI ने ये बताया है, जैसा आपने कहा, कि
कस्टमर को अगर कोई भी परेशानी या कोई तकलीफ है तो वो किस-किस को अप्रोच करे उसका ब्यौरा अच्छे से दो। एंड जैसे आपने बताया ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को रेगुलरली अपडेट भी करना होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी पॉलिसी में क्या कवर है, क्या एक्सक्लूजन है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। आपकी पॉलिसी फ्लोटर सम इंश्योर्ड है, कि अगर आपकी पॉलिसी में 4 मेंबर है तो टोटल सम इंश्योर्ड चारों मेंबर के लिए एक ही अमाउंट है, या इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड है कि हर एक मेंबर का अलग-अलग सम इंश्योर्ड है। उस पॉलिसी में अगर कोई वेटिंग पीरियड है तो वो कितने दिन का है? अगर प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड है वो तो कितने साल का है या महीने का है? अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज है जिसपे सब लिमिट है, तो जैसे क्या होता है कि मैटरनिटी हो गया या कैटरेक्ट हो गया, यूजुअली इन पॉलिसीज पे सब लिमिट होता है, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द फुल सम इंश्योर्ड। तो कंपनी को ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने सीआईएस इंफॉर्मेशन शीट में उसको भी एक्सप्लेन करें। अगर कहीं पे कोपे होता है या कहीं पे डिडक्टेबल होता है तो वो मेंशन करें। एंड उसके साथ साथ कंपनियां क्या करती हैं, कंपनी जैसे डिडक्टेबल काफी लोगों को समझ में नहीं आता है, बट कंपनी कोशिश करती है कि उनको सीधे सीधे एंड सरल भाषा में समझा सके। सो डिडक्टेबल का मतलब होता है कि हर एक पॉलिसी में शुरू का 5,000 रुपया या 10,000 रुपया, 50,000 रुपया इंश्योर्ड को पे करना होगा पॉलिसी होल्डर को, उसके ऊपर अमाउंट जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सो ये सरल भाषा में कंपनी अपना, हर एक कंपनी अलग-अलग तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट एक जरिया है जिसके द्वारा ये सारी कंपनी के अक्रॉस एक स्टैंडर्ड किया जा सकता है। सो वो ही आईआरडीए का उद्देश्य है। सवाल अब यहाँ पर आदर्श ये उठता है कि जिस तरह से ये प्रपोजल है फ़िलहाल अभी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसमें जिस तरह से आईआरडीए आगे बढ़ रहा है, लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से भी, क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस को मेरे ख्याल से और सिंप्लीफाई करने की और भी एक बहुत बड़ा कदम है। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि एक ग्राहक होने के नाते मुझे जो फ़ायदे होंगे वो तो आपने गिनाए ही हैं, लेकिन क्या रिजेक्शन क्लेम्स बढ़ जाएंगे इसको लेकर? नहीं, इस सीआईएस इंफॉर्मेशन शीट आने से जैसे आपने कहा, एक तो कंपनीज के अक्रॉस स्टैंडर्ड हो जाएगा एंड दिस इज अ वेलकम मूव। सो ऑल इंश्योरेंस कंपनीज वांट टू बी मोर ट्रांसपेरेंट। तो इससे क्या होगा कि कंपनी एक समान तरीके से सारी इंश्योरेंस कंपनियां कम्युनिकेट करेगी। तो एक तो कस्टमर को पता रहेगा कि उनकी पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, क्या उसमें रेस्ट्रिक्शंस है। उसके अलावा क्लेम सेटलमेंट पे इसका कोई फर्क नहीं होगा। क्लेम सेटलमेंट विल कंटिन्यू द सेम वे। इसका फर्क केवल ये आ सकता है बिकॉज कस्टमर को अभी पता है कि उनकी चीजों में, उनकी पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या उसमें रेस्ट्रिक्शन और क्या कवर्ड नहीं है। सो दिस विल हेल्प कि कस्टमर की जो ग्रीवेंसेस आती हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि काफी बार कस्टमर की ग्रीवेंसेस इसलिए आती है उनको पता नहीं होता है कि उनकी पॉलिसी में क्या कवर्ड है। अगर कस्टमर को पता है कि कोई चीज उनकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है तो कस्टमर उसके लिए ग्रीवेंस नहीं करेगा। सो क्लेम सेटलमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल इवन इम्प्रूव। लेकिन ग्रीवेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन विद दिस न्यू रेगुलेशंस। आदर्श, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो वैसे तो ये एक प्रिलिमिनरी या इनिशियल स्टेजेस की एक शीट है जो मेरे ख्याल से आपको भरनी होगी और तमाम जानकारियाँ देनी होगी। अगर मैं इस शीट का आने वाले समय में, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ और इसे भर देते हैं, तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पूरे ओवरऑल टेन्योर पर, जो कि आप जिसके तहत इस कमिटमेंट में बंधे हुए हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ? जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि क्या किसी भी लिहाज से एक तो मुझे इंडिविजुअल्स पर भी सवाल पूछना है जो मेरे ख्याल से मैं इसके बाद आपसे पूछूंगी, लेकिन जो सवाल अभी आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि आपका जो पूरा टेन्योर होगा वो कहीं ना कहीं आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसके तहत स्टोर होंगी, और कहीं भी कोई भी चूक हो जाती है तो क्या इस सीआईएस को आप चैलेंज कर पाएंगे? मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाती है कंपनी के साथ, किसी तरह का डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है इस इन्फॉर्मेशन के बिना पर अगर कुछ किया जाए तो? कविता, ये आपने सही कहा कि जब कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी कम्युनिकेट करती है तो कंपनी एक इंश्योरेंस की पॉलिसी वर्डिंग देती है, एक कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट देती है। पॉलिसी वर्डिंग लगभग 40 से 50 पेज का डॉक्यूमेंट रहेगा और उसमें बहुत सारी जानकारी रहती है। कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट में का पर्पस है कि उसी जानकारी को संक्षेप में बताया जाए और इम्पोर्टेंट चीजों को कवर किया जाए। तो
अगर फ्यूचर में जाके इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं होता है, देन कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट उन दोनों को साथ में रख के वो निवारण किया जाएगा। सो अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का कोई कंप्लेंट है और वो इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अप्रोच करते हैं कि आपने मेरा ये पैसा काट लिया या मेरा क्लेम नहीं किया या मेरी पॉलिसी में इंडोर्समेंट नहीं दिया और व्हाटएवर दैट कंप्लेंट इज, देन the grievance redressal officer will look at both customer information sheet को भी देखेंगे और पॉलिसी डॉक्यूमेंट को भी देखेंगे और दोनों एक दूसरे से सिंक होंगे। सो ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट में आपने एक बात लिखी और पॉलिसी वर्डिंग में वही चीज दूसरे तरीके से लिखी हुई है। सो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट आने से ओनली चीज विच विल इम्प्रूव इज कि कस्टमर की ग्रीवेंसेस कम हो जाएंगी, कस्टमर की जागरूकता इम्प्रूव हो जाएगी। एक सवाल मुझे पूछना है इंटरमीडिएट्स की तरफ से। अब CIS का इंट्रोड्यूस होने के बाद इंटरमीडिएट्स का रोल कितना बढ़ जाएगा, इन पर सख्ती या मिस सेलिंग के केसेस, क्या इसमें किसी भी तरह की कमी? सो इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस में हर एक कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं और एक कंपनी से दूसरी कंपनी के भी प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से होते हैं और एक नॉर्मल कस्टमर के लिए सारी चीजों को समझना, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। सो इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि वो डे इन डे आउट इन पॉलिसीज से डील करते हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट से डील करते हैं, अलग अलग तरह के प्लान देखते हैं, तो वो सेम इंफॉर्मेशन को आसान भाषा में कस्टमर को समझाते हैं उनको पॉलिसी बेचने से पहले। कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट विल सप्लीमेंट द इंटरमीडिएरी ने जो काम किया है उसको। सो कस्टमर जब कोई पॉलिसी खरीदने जाता है वो एजेंट से बात करता है या इंटरमीडिएरी से बात करता है, वो आसान भाषा में समझाते हैं और अगर उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है या कस्टमर को चाहिए कि मैं बाद में एक बार पढ़ के खुद भी समझना चाहता हूँ, तो कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट वो ग्राहक को हेल्प करेगा कि जब आपका इंटरमीडिएरी चला गया, आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, उससे पहले आप कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट को भी पढ़ लीजिए और आप ये देख लीजिए कि आपको इंटरमीडिएरी ने जो समझाया और जो कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट है वो दोनों एक ही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरमीडिएरी ने कुछ और समझाया और कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट उसी चीज को दूसरे शब्दों में या दूसरी भाषा में कह रही है। सो कस्टमर शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। आदर्श, मेरे ख्याल से काफ़ी बारीकी में जाकर हमने पूरे CIS की बारीकियां दर्शकों को समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए, चर्चा के लिए। कविता, धन्यवाद मुझे बुलाने। चलिए, इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि ब्रेक के उस पार अगर आप भी ऐसे निवेशक हैं जो कि छोटी बचत योजनाओं में अपना खाता आपने खोला हुआ है, आप निवेश करते हैं, तो आपके लिए अहम खबर इस ब्रेक के बाद, कैसे आपका खाता फ्रीज हो सकता है और इसके अलावा कहां पर कमाई के मौके हैं अगर हम कॉर्पोरेट FD में निवेश करना चाहें। तो ये सब कुछ होगा बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में छोटे ब्रेक के बाद।